हेलो गाइस। आज पहला ट्यूटोरियल ब्लेंडर का प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक नया एक्सपीरियंस, एक सरप्राइज। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को लेकर और ये मेरा पहला लेक्चर है ऑन ब्लेंडर। मैं माया का मैक्स का यूज़र हूँ और ब्लेंडर को मैं इस वक्त एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बल्कि मैं क्या पूरी दुनिया में एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ब्लेंडर अभी भी टेस्टिंग फेस में है और इसको डेवलप किया जा रहा है। इस वक्त जो मेरे पास ब्लेंडर का वर्जन मौजूद है वो 2.9 है, लेकिन हाल ही में 2.91 लॉन्च हो चुका है। इनका मसला ये है कि जैसे ही आप कोई वर्जन जो है वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज में है, ये बहुत तेज़ी से जो है वो और वर्जन्स या एड ऑन्स देना शुरू कर देते हैं। जब आप ब्लेंडर को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते ही आपके पास ये स्क्रीन सामने आती है, और अगर इस स्क्रीन को आप देखें तो ये एक पर्सपेक्टिव व्यू है, और इस पर्सपेक्टिव व्यू को ये यहाँ पर यूज़र पर्सपेक्टिव कहते हैं। यूज़र पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि इस व्यू के अंदर आप नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इस तरह की बहुत ज़्यादा सीक्वेंस विंडोज़ की मौजूद नहीं है। हालांकि वो सीक्वेंस ऑफ विंडोज़, यानी कि जैसे कि माया में आपने देखा था ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ होते हैं जिसमें कि टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू मौजूद है, वो ब्लेंडर के अंदर यकीनन 100% मौजूद है। उनको अप्रोच करने के अपने तरीके हैं। ब्लेंडर की जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि ये इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो मैक्स और माया से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी अप्रोच और कॉन्सेप्ट जो बेसिक मॉडलिंग के और एनिमेशन के होते हैं वो तो वही है, उससे तो कोई सॉफ्टवेयर हट नहीं सकता। लेकिन इसकी जो नेविगेशन है वो ज़रा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। याद रखिएगा, ब्लेंडर हॉट की बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके अंदर आपको हॉट कीज को याद रखना पड़ेगा, और इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ हॉट कीज हैं। आप जब इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको उन हॉट कीज का अंदाज़ा होगा, और बाकायदा आपको उन हॉट कीज को याद करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ब्लेंडर के ऊपर कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये लर्निंग यहाँ पर जो ब्लेंडर में करनी है वो इस तरह से नहीं है जैसे कि माया में करनी है। माया में भी हॉट कीज मौजूद हैं, लेकिन उसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का है कि आपको हॉट कीज के साथ साथ विजुअली वो बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है या दे देता है इन टर्म्स ऑफ कमांड्स और टूल्स। लेकिन ब्लेंडर में स्क्रीन सपोर्ट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसका जो बेस है वो हॉट कीज है, तो उन हॉट कीज को आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो ब्लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इसकी जो नेविगेशन है और इससे जो आपने दोस्ती करनी है, उसके लिए ये मेरा एक लेक्चर काफी नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा। 3-4 लेक्चर जो हैं वो नेविगेशन के अंदर और इसकी कंस्ट्रक्शन या इसका जो आर्किटेक्चर है उसको समझने में जा सकते हैं। लिहाजा पेशेंस रखिएगा, हर चीज जल्दी जल्दी नहीं हो सकती, और इस तरह से अगर हम इसको लेकर जल्दी जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर तो यकीनन आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। हो सकता है कि आने वाले वर्जन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज कर दें, या वो इस ही चेंज को जो है वो लेकर आगे चलते रहें, तो हमें ये देखना होगा उसके साथ। जब आप ब्लेंडर को लॉन्च करते हैं तो ये याद रखिएगा कि उसके अंदर ये जो आपको एक क्यूब बना हुआ नजर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ होता है, ये ओरिजिन है। और ये जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है इसको 3D कर्सर कहते हैं, विच इज न्यू इन ब्लेंडर। आई मीन आपको इस तरह की कोई चीज माया में नजर नहीं आएगी, लेकिन ये वो कर्सर है कि ये कर्सर अगर इस 3D ग्रिड पर कहीं पर भी रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं से ही क्रिएट होगा। तो अभी हम इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नेविगेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाएं लेफ्ट टॉप के ऊपर, तो आपको यहाँ पर मेन्यूज नजर आएंगे। माया में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेन्यूज जो होते हैं ये मास्टर मेन्यूज होते हैं, इसी तरह से ब्लेंडर में भी मौजूद हैं, और ये मास्टर मेन्यूज हैं। आप इन मास्टर मेन्यूज में जाकर तकरीबन सारी कमांड्स जो हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं।
लेकिन ब्लेंडर में इस तरह से कमांड्स को अप्रोच नहीं किया जाता कि उनके मेन्यूज खुल जाएं। तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि हमें उन मास्टर मेन्यूज में जाके फिर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना होता है। इसके अंदर मैं आपको ये और मज़ीद वाज़े कर दूं कि ये जो टॉप मेन्यूज हैं उसके नीचे अगर आप देखें तो ये सब ऑब्जेक्ट मेन्यूज या सिलेक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर ये सिलेक्शंस मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है और सेट ऑफ मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ओरिएंटेशन के और ग्रिड ओरिएंटेशन, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पिवट पॉइंट, स्नैपिंग और प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्ट एडिटिंग के मेन्यूज हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जब मैं इनको हाईलाइट करता हूँ तो आप इनको देख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा नज़र ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड का मतलब ये है कि इस वक्त ब्लेंडर जो है वो ऑब्जेक्ट मोड में है। और जैसे कि मैंने आपको माया में बताया था कि कॉन्सेप्ट ये होता है, और माया हो या मैक्स हो या सॉफ्ट इमेज हो, हुडिनी हो, सिनेमा 4D हो, ब्लेंडर हो, हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट्स हर हाल में होते हैं। जैसे इन केस ऑफ पॉलीगॉन वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस हैं। इन केस ऑफ नर्व्स कंट्रोल वर्टेक्स और आइसोपाम्स और हल्स हैं। इसी तरह से ब्लेंडर में भी ऑब्जेक्ट मोड मौजूद है और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं लेफ्ट माउस बटन से तो एडिट मोड भी मौजूद है। और मैं इस तरह से अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो मैं इस वक्त ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में आ जाता हूं। ये ऊपर से मैं आपको सिंपली नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आप यहां से व्यू, सेलेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, एडिशन और ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड बार को देखें जो कि यहां पर आपको नजर आ रही है, इस लेफ्ट साइड बार के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो यह है कि इसके अंदर सिलेक्शन की टाइप्स मौजूद हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो इस वक्त सेलेक्ट बॉक्स हुआ है। अगर मैं W प्रेस कर दूं तो सेलेक्ट सर्कल हो जाएगा, लैसो टूल आ जाएगा और आपके पास सिंगल क्लिक आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो यहां पर ये वही 3D कर्सर है जो कि यहां मौजूद है। और उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो मूव, रोटेट और स्केल, देखिए जैसे कि माया में मौजूद था, ये बिल्कुल उसी तरह से यहां पर मूव, रोटेट और स्केल मौजूद हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो कि यहाँ इस मेन्यू में मौजूद हैं। इसको मैं सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल बार कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी हॉट की है और वो है T। अगर मैं T प्रेस करूंगा तो ये टेम्परेरली यूजर इंटरफेस से हाइड हो जाएगा और अगर मैं T दोबारा प्रेस कर दूं तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा 3D यूजर पर्सपेक्टिव है। ये बिल्कुल वैसे ही पर्सपेक्टिव है जैसे कि माया में या मैक्स में आप देखते हैं या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में देखते हैं। इसकी नेविगेशन हम अभी करते हैं। लेकिन मैं इससे अगर नीचे आ जाऊं तो यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको एक टाइम लाइन नजर आ रही होगी और इसको हम टाइम लाइन ही कहते हैं। लेकिन ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर आप अपनी एनिमेशन को देख सकते हैं और उसके फ्रेम्स को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और यहीं पर ही एनिमेशन की इंफॉर्मेशन आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अब अगर मैं इन द मिडल ऑफ राइट यहां पर चला जाता हूं तो यहां पर जो आपको एक सेट ऑफ टूल्स नजर आ रहे हैं ये काफी डिटेल में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये ऑब्जेक्ट आपका शेडेड मोड में है तो ये आपका इस वक्त शेडिंग मोड है। अगर मैं इसको वाइड फ्रेम में करना चाहूं तो मैं इस आइकॉन को प्रेस करूंगा और ये वाइड फ्रेम हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट आपको वाइड फ्रेम नजर आ रहा है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं दोबारा शेडिंग मोड में लेकर आना चाहूं तो ये शेडेड मोड हो गया। इसके अलावा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को शेडिंग विद मटेरियल लेकर आना चाहूं तो ये शेडिंग विद, अगर यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मटेरियल मौजूद होता तो वो भी आपको नजर आ जाता। माया में इसकी कमांड 4, 5, 6, 7 है, मैं ट्यूटोरियल में दे चुका हूं। और उसके अलावा ये जो आइकॉन आपको नजर आ रहा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है, ये बेसिकली ये मटेरियल मोड नहीं है सिर्फ, बल्कि ये रेंडर मोड है।
यानी कि अगर आप जब ऑब्जेक्ट को रेंडर करेंगे तो वो आपको रेंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी दिखाएगा वो आपको उसके लिए इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा जब आप रेंडरिंग में होंगे। मैं वापस शेडिंग मोड में आ जाता हूं जो कि डिफॉल्ट मोड है, और इसमें आने के बाद मैं यहां से थोड़ा सा नीचे आता हूं और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये यहां पर आपको एक गिज्मो नजर आ रहा होगा, इसको हम गिज्मो कहते हैं। ये बेसिकली एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन है। आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेड लाइन है ये ब्लेंडर में एक्स एक्सिस है, ये जो ग्रीन लाइन है ये ब्लेंडर में वाई एक्सिस है, और ये जो जेड लाइन है जो कि उमूमन सॉफ्टवेयर्स में नजर नहीं आ रही होती लेकिन ब्लेंडर में ये भी नजर आ सकती है, इसको भी हम बाद में देख लेंगे। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये जेड एक्सिस है, और जाहिर सी बात है ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर है। तो अगर मैं इस गिज्मो पर आकर इसको क्लिक कर दूं और सिर्फ जेड के ऊपर क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास देखिए टॉप व्यू आ गया, उसने 100% जेड के ऊपर कर दिया। एक्स को कर दूंगा तो यहां पर देखिए राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू आ गया, और अगर एक्स को कर दूंगा तो लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू आ गया। अगर मैं मिडिल माउस बटन से इसको ड्रैग करूं तो मैं वापस यूजर पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन इस मेन्यू में जाने से पहले हम राइट साइड के ऊपर अगर चले जाएं तो वहां पर देखिएगा आपको यहां पर एक विंडो नजर आ रही है। ये विंडो जो है बेसिकली इसको आप माया से कंपेयर कर सकते हैं, ये भी नेमिंग कन्वेंशन है, यानी कि हम इसको आउटलाइनर कह सकते हैं। यानी कि आपके सीन में इस वक्त जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, लाइट हो, कैमरा हो या कोई भी चीज हो, कर्व्स हो, वो सारे के सारे इस आउटलाइनर में मौजूद होते हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, ये ऑब्जेक्ट इस वक्त यहां पर मौजूद है और ये कैमरा है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने अभी क्रिएट नहीं किया हुआ। जब हमने इसको लॉन्च किया था तो ये कैमरा, ये लाइट और ये ऑब्जेक्ट और ये 3D कर्सर ब्लेंडर ने पहले ही लॉन्च कर दिया। तो अगर आप ये देखें तो ये आपका यूजर इंटरफेस बनता है, और अगर आप यहां पर देखें तो इस आउटलाइनर को अगर आप देखें तो कलेक्शन को छोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए मैंने कैमरे के ऊपर क्लिक किया तो कैमरा सेलेक्ट हो गया, क्यूब पे क्लिक किया, क्यूब सेलेक्ट हो गया, लाइट पे क्लिक किया, लाइट सेलेक्ट हो गई। तो आप अपने सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और जो भी आपकी असेंबली होगी, जितना बड़ा भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, वो सारा का सारा बाय नेमिंग कन्वेंशन यहां पर मौजूद होगा। ब्लेंडर में आपने अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कन्वेंशनल तरीका है लेफ्ट माउस बटन, एंड आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट माउस बटन से। मैं कैमरा भी, लाइट भी और ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद अगर आप इससे नीचे आ जाएं तो यहां पर आपको ये विंडो नजर आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ब्लेंडर इनको विंडोज नहीं बल्कि एडिटर कहता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो विंडो आपको नजर आ रही है जो कि यूजर पर्सपेक्टिव है, ये इसका 3D व्यू एडिटर है। इसी तरह से ये जो आपको विंडो नजर आ रही है जो कि आउटलाइनर है, ये बेसिकली आउटलाइनर एडिटर है। और ये जो विंडो नजर आ रही है ये एक अलग एडिटर है, और ये जो आपको टाइमलाइन नीचे नजर आ रही थी ये भी एक एडिटर है। तो आप इन सबको ब्लेंडर की जबान में एडिटर ही समझें, क्योंकि आगे जाकर अभी ही मैं आपको दिखा देता हूं कि इनके बहुत सारे एडिटर्स हैं और आप किसी भी एडिटर को किसी और दूसरे एडिटर में स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप इस एडिटर को देखें, यहां पर आपको ये साइड में टूल्स नजर आ रहे हैं, इन सारे टूल्स का ताल्लुक इस एडिटर से है। और यहां पर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट या रेंडरिंग या शेडिंग या यूवी टेक्सचर मैपिंग या एनिमेशन, कोई भी चीज ले लीजिए, या फिजिक्स अप्लाई कर दें, पार्टिकल एनिमेशन ले लें, आप इसके ऊपर क्लॉथ अप्लाई कर दें या कोई विजुअल इफेक्ट अप्लाई कर दें अपने सीन में, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इस एडिटर में होती है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि ये एडिटर बाय डिफॉल्ट यहां पर होता है ब्लेंडर में, इस एडिटर को प्रॉपर्टी एडिटर कहते हैं। अच्छा, अब ये एडिटर स्विच कैसे होते हैं?
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये विंडो है, मैंने आपसे कहा था कि ये एडिटर है, ये आउटलाइनर है, ये भी एडिटर है, मैंने आपसे कहा था कि ये भी एडिटर है और ये भी एडिटर है टाइमलाइन, और ये प्रॉपर्टी एडिटर है। अब आप देखिए, आपको हर एडिटर के टॉप लेफ्ट के ऊपर एक आइकॉन नजर आएगा विच हैज अ डाउन एरो, और इस आइकॉन को एडिटर टाइप कहते हैं। अगर आप इस आइकॉन के ऊपर सिर्फ लेफ्ट माउस बटन रख के छोड़ दें तो आप देखें लिखा हुआ है एडिटर टाइप, करंट एडिटर टाइप फॉर दिस एरिया इज 3D व्यू पोर्ट, यानी कि इस वक्त जो एडिटर यहां पर मौजूद है वो 3D व्यू पोर्ट है। मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं यहां पर आके जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखिए नंबर ऑफ एडिटर्स मेरे पास आ गए हैं, जिसमें कि जनरल एडिटर्स में ये लिस्ट है, एनिमेशन एडिटर्स में ये लिस्ट है, स्क्रिप्टिंग में ये लिस्ट है, डेटा में ये लिस्ट है, और इनकी हॉटकीज उनके साथ मौजूद है। अब आप चाहें तो वो हॉटकीज याद कर लें, या आप जो है वो यहां पर आकर सिर्फ क्लिक करें। अगर अब आप देखें तो आप ये आउटलाइनर में गए, यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको आउटलाइनर में नजर आएगी, और यहां पर भी मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर वही लिस्ट आ गई एडिटर्स की। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी एडिटर में आए, यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर्टी एडिटर में भी नजर आ रही है, और आप किसी वक्त भी किसी भी एडिटर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइमलाइन के ऊपर जाता हूं और अब देखिए यहां पर भी एडिटर वही आ गया, तो मैं किसी भी एडिटर को किसी और एडिटर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि स्विच हो सकता है। बेसिकली कन्वर्जन नहीं हो रही, स्विच हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आता हूं और 3D व्यू पोर्ट से मैं वीडियो सीक्वेंसर में चला जाता हूं, तो अब 3D व्यू पोर्ट जो है वो यहां से गायब हो गया, और इस वक्त जो एडिटर का नाम मेरे सामने आ रहा है वो सीक्वेंसर आ रहा है। मैं वापस जाकर 3D व्यू पोर्ट में चला जाता हूं, तो अब मैं यहां पर 3D व्यू पोर्ट में आ गया। इसी तरह से अगर आप इस प्रॉपर्टी एडिटर को देखें, यहां पर मैंने इस सिंबल को सेलेक्ट किया और मैं टाइमलाइन में चला गया, तो देखिए टाइमलाइन आ गई। हालांकि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एडिटर चेंज करके बता रहा हूं। टाइमलाइन के लिए जरा जगह चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको शेडर एडिटर कहता हूं, तो ये शेडर एडिटर आ गया, और मैं वापस प्रॉपर्टी एडिटर के अंदर चला जाता हूं विच इज दिस वन, और प्रॉपर्टीज के अंदर मैं चला गया और मैं वापस उस एडिटर में दोबारा आ गया, जिसमें कि सारी ऑब्जेक्ट डेटा और ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन और उसकी रेंडरिंग और उसकी मॉडिफायर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे होगा। याद रखिएगा, यहां पर उस तरह से मूवमेंट भी होती है जिस तरह से कि माया और मैक्स में होती है, लेकिन उसके लिए हमें कोई एक सीक्रेट है जिसको कि हमें ऑन करना पड़ता है। अदरवाइज आप यहां पर जी प्रेस करेंगे, तो जी प्रेस करने का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव मोड में आ गया है। जी प्रेस करने के बाद अब मैं माउस बटन्स पर किसी भी चीज के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, किसी भी माउस बटन को क्लिक नहीं कर रहा, और मैंने माउस को सिर्फ मूव किया, तो देखिए ये जी प्रेस हो गया, और अब ये ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में कहीं पर भी मूव हो रहा है। अगर मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो कमांड कैंसिल हो जाएगी। याद रखिएगा, ब्लेंडर में आप कोई कमांड दें और उस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले राइट क्लिक कर दें तो वो कमांड कैंसिल हो जाएगी। सो जी प्रेस करने से ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। जी का मतलब है ग्रैब, ये मूव को ग्रैब कहते हैं, और आर का मतलब है रोटेशन। यहां पर ये रोटेशन है, ये आर है, और ये रोटेट हो रहा है, और अब ये सारे एक्सिस के अंदर हो रहा है। राइट क्लिक कर दूंगा, कमांड कैंसिल। जब मैं जी प्रेस कर रहा हूं या आर प्रेस कर रहा हूं, तो आर प्रेस करने के बाद मैंने इसको मूव करना शुरू कर दिया। मैं माउस के ऊपर किसी भी बटन पर क्लिक नहीं कर रहा, यह है इसका तरीका। अगर मैंने क्लिक किया तो ये वहां पर, लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया तो ये वहां पर रोक देगा। कंट्रोल जी करता हूं विच इज अंडू, ब्लेंडर में भी अंडू इसी तरह से है, कंट्रोल जी। और ये मैंने आपको जी और आर यानी कि ग्रैब यानी कि मूव, और आर यानी कि रोटेट, और अब मैं आपको स्केल का बताता हूं, वो है एस। और ये देखिए माउस के किसी भी बटन को क्लिक किए बगैर मैं सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूं, कोई बटन में क्लिक नहीं कर रहा,
और ये स्केलिंग हो रही है और ये यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है। अब मैं राइट क्लिक कर देता हूं, दोबारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के ऊपर चला गया, यानी कि वो कमांड कैंसिल हो गई। अगर मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक करता तो वो कमांड एक्सेप्ट कर लेता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एस प्रेस किया और यहां पर लाकर मैंने लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दिया, तो अब आप देखिए स्केलिंग हो गई है। तो मैं कंट्रोल जी दोबारा कर देता हूं। अब आप इसके अंदर एक चीज और देखें कि अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे। हम इसको एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करते हैं कि अगर मैं जी प्रेस कर दूं और जी प्रेस करने के बाद ये मैंने किसी भी बटन को इस वक्त क्लिक नहीं किया हुआ है और मैं कहीं मूव कर रहा हूं, तो मैं राइट क्लिक कर देता हूं। आपको मैंने पहले बताया था कि ये रेड जो है वो एक्स एक्सिस है, अगर आप चाहें तो यहां से कंफर्म कर सकते हैं। ये ग्रीन जो है ये वाई एक्सिस है और ये इमेजिनरी जेड जो है वो ये ब्लू लाइन जो कि आपको नजर नहीं आ रही है वो जेड एक्सिस है। अब अगर आप देखें तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे आके पहले जी प्रेस किया, माउस के किसी भी बटन को मैं क्लिक नहीं कर रहा, और अब मैं जी के फौरन बाद एक्स प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं एक्स प्रेस करूंगा ब्लेंडर समझ जाएगा कि एक तो इन्होंने मूव करना है, और मूव कैसे करना है, एक्स पे करना है। तो अब आप देखिए माउस के किसी भी बटन को क्लिक किए बगैर मैं माउस को मूव कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। इट इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस, तो इसलिए मैं इसके अंदर आपको डिटेल में समझा रहा हूं। इसके बगैर तो जाहिर सी बात है काम ही नहीं चलेगा ब्लेंडर में। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, जी एक्स। मैं राइट क्लिक कर देता हूं, कमांड कैंसिल। अगर मैं जी प्रेस करूं और जी प्रेस करने के बाद वाई प्रेस कर दूं तो अब ये वाई एक्सिस के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लॉक हो गया है, और अब ये वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। जहां पर भी ले जाकर मुझे रखना है वहां रखने के बाद अब मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दूंगा तो ये वहां मौजूद है। और अगर मैं कंट्रोल जी कर देता हूं और अगर मैं जी प्रेस करूं और जेड प्रेस कर दूं तो देखिए अब आपको ब्लू लाइन जेड एक्सिस की नजर आ रही है और वो ये रही। इसी तरह से अगर आप देखें, मैं फिर राइट माउस बटन कर देता हूं। इसी तरह से अगर आप रोटेशन में जाते हैं, विच वॉज वो क्या था, आर, तो आर का क्या मतलब है कि ये रोटेट हो रहा है। अभी तो ये सारे एक्सिस में रोटेट हो रहा है। मैं राइट माउस बटन क्लिक कर देता हूं ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए। लेकिन अगर मैं आर प्रेस करके एक्स प्रेस कर दूं तो देखिए ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। राइट क्लिक कर देता हूं, आर प्रेस करने के बाद वाई प्रेस कर दूं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, और आर प्रेस करने के बाद जेड प्रेस कर दूं तो ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। तो आप लोगों को ये तरीका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है माया, मैक्स या किसी भी और 3D सॉफ्टवेयर की ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये क्या है, बेसिकली मूव, स्केल एंड रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के जो कंट्रोल्स हैं इसके वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से अगर मैंने ये एस प्रेस कर दिया तो ये तो मेरी यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है। लेकिन अगर मैंने एस के बाद एक्स प्रेस कर दिया और किसी भी बटन को मैंने इस वक्त क्लिक नहीं किया हुआ है तो आप देखें कि ये मेरी एक्स एक्सिस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है। राइट माउस बटन क्लिक, कैंसिल, एस वाई का क्या मतलब हुआ, वाई एक्सिस में मेरी जो है वो मूवमेंट हो रही है। फिर एस स्केल इन जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस के अंदर मैं स्केलिंग कर रहा हूं और मैं राइट माउस बटन क्लिक कर देता हूं। प्लस अगर फर्ज कीजिए कि मैंने जी प्रेस किया और एक्स प्रेस किया तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आ जाता हूं, और अगर मैं ऑल्ट जी कर दूंगा, ऑल्ट का मतलब ब्लेंडर में है कि उस कमांड को रिवर्ट कर दिया जाए, यानी कि उस कमांड को खत्म कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मैं अगर जी एक्स प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। अगर मैं ऑल्ट जी प्रेस कर दूंगा तो होगा क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपने ओरिजिन पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस के ऊपर जी जेड से मूव कर देता हूं, फिर मैं इसको आर रोटेट इन एक्स एक्सिस कर देता हूं और स्केल कर देता हूं वाई एक्सिस में।
अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया। अब अगर मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा तो सबसे पहले उसने मूव की कमांड को खत्म किया, ऑल्ट आर प्रेस करूंगा तो उसने रोटेट की कमांड को खत्म किया, और ऑल्ट एस प्रेस करूंगा तो उसने स्केल की कमांड को भी खत्म कर दिया। लेकिन ये लास्ट कमांड को खत्म करेगा। ये नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो कहीं से कहीं लेकर चले जाएं और उसके ऊपर 10,000 ऑपरेशंस भी कर दें और सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप ऑल्ट जी दबा दें तो वो वापस आ जाएगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ये जाहिर सी बात है, ये कंफर्टेबल चीज नहीं है। लेकिन ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अब आप देखें तो मैं आपको इस विंडो के ऊपर मूव करने की या नेविगेट करने की, जैसे कि माया में आपने देखा ऑल्ट मिडिल माउस बटन और फिर मिडिल माउस बटन, और इन सब को हम यूज करते थे जूम के लिए, पैन के लिए, और इसके अलावा हम रोटेट करने के लिए, टॉगल करने के लिए। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये कमांड्स मौजूद हैं। अगर आप साइड मेन्यू में देखें तो आपके पास यहां पर जूम इन एंड आउट व्यू मौजूद है। ये आप मैन्युअली कर सकते हैं, यहां पर आकर क्लिक करें और ये आप मैन्युअली जूम इन एंड आउट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आपका पैन है। अगर मैं यहीं पर रहूं और इसको पैन करूं, और इसके अलावा ये कैमरा व्यू है। आप यहां से डायरेक्ट कैमरा व्यू में जा सकते हैं, और कैमरा व्यू ये वही वाला कैमरा है जो कि पहले से बना हुआ था। इस कैमरा व्यू में जाने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप अपना कैमरा भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जाकर आप उसके व्यू में जा सकते हैं। अब इसकी हॉटकीज देख लीजिए। अगर आप के पास आपके मिडिल माउस बटन में व्हील मौजूद है तो सिर्फ व्हील को आप रोटेट करें, आपके पास जूम इन एंड आउट होगा। मैंने इस वक्त ब्लेंडर में सेटिंग की हुई है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जहां मैं माउस को रखूंगा वहां से जूम होगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है माउस तो ये यहां से जूम हो रहा है, जूम इन एंड आउट। ये मैं माउस के व्हील को रोटेट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माउस में व्हील मौजूद नहीं है, तो उनके पास मिडिल माउस बटन जो है वो एक बटन है, उस पर व्हील नहीं है। तो आप मिडिल माउस बटन और कंट्रोल से जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। मिडिल माउस बटन एंड कंट्रोल आप देख रहे होंगे कि आपको यहां पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। कंट्रोल को मैंने होल्ड किया हुआ है और मिडिल माउस बटन को मैं इस वक्त मूव कर रहा हूं, जूम इन एंड आउट कर रहा हूं। इसके अलावा आपको पैन करना है, शिफ्ट मिडिल माउस बटन, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, मिडिल माउस बटन, पैन अप, पैन डाउन, पैन लेफ्ट, पैन राइट, यह है शिफ्ट मिडिल माउस बटन। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को टॉगल करना है और 3D व्यू में देखना है, यानी कि 3D व्यू में रोटेट करके देखना है चारों तरफ से उसकी सारी साइड, तो सिंपली मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग, दैट्स इट। मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग, ये देखिए, ये आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त नेविगेट कर रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, और अगर मैं चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने फर्ज कीजिए कि यहां पर कहीं मैं ये जूम आउट किए चला जा रहा हूं, रख दिया है, और अगर मैं नम लॉक पर आकर पीरियड, यानी कि वो जो डॉट होता है जो कि डिलीट के ऊपर होता है, उसको प्रेस कर दूं नम लॉक पर, और मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ हो, ये बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ हो, और मैं नम लॉक के ऊपर पीरियड को, जो कि डिलीट के ऊपर डॉट है, उसको प्रेस कर दूं, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट को फोकस कर देगा, जैसे माया में कमांड है F। और मैं इसको फिर जूम आउट कर देता हूं। अगर मैं होम प्रेस कर दूं, कीबोर्ड के ऊपर होम, तो वो जूम ऑल कर देगा, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स आपके मौजूद हैं वो सब के सब एक सीन में वो लाकर वो सीन को इस तरह से मैनेज करेगा कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको एक ही वक्त में नजर आए। जैसे कि अब आपको ये क्यूब, ये लाइट और ये कैमरा नजर आ रहे हैं इसमें। तो ये आपके पास एक क्राइटेरिया है। अब दूसरा क्राइटेरिया और समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है कि हम 3D यूजर पर्सपेक्टिव के अंदर काम कर रहे हैं। कहां है वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और राइट व्यू, वो इसमें कहां है? जो हॉट की है वो यहां पर मौजूद है, और वो है ऑल्ट कंट्रोल क्यू।
जैसे ही मैंने ऑल्ट कंट्रोल क्यू किया, मेरे पास टॉप ऑर्थोग्राफिक आ गया, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक आ गया, राइट ऑर्थोग्राफिक आ गया, और वो जो यूजर पर्सपेक्टिव विंडो थी वो अपनी जगह पर रही। हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे दूसरे और ट्यूटोरियल में। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा ये जो ब्लेंडर है इसकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ज्यादा है। फिर मैं अगर ऑल्ट कंट्रोल क्यू दोबारा प्रेस कर दूं तो मैं यूजर पर्सपेक्टिव में दोबारा आ जाऊंगा। एक और चीज को नोट कर लीजिए, शिफ्ट मिडिल माउस बटन से देखिए मैंने पैन किया, इसको यहां पर लाकर रखा, और स्क्रीन पर मैं अगर कहीं पर क्लिक कर दूंगा तो ये डीसेलेक्ट कर देगा सब चीजों को। अगर मैं नम पैड के ऊपर, ये मैं आपको कीबोर्ड के मेन पैड की बात नहीं कर रहा, मैं कीबोर्ड के नम पैड की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 प्रेस कर दूं, यहां देखिएगा गौर से, ये यूजर पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है। 1 मैंने प्रेस किया, ये डायरेक्ट किस में चला गया? फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। 3 प्रेस करूंगा, किस में चला गया? राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। 7 प्रेस करूंगा, टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में। यानी कि आप इस तरह से भी फ्रंट, राइट एंड टॉप व्यू को ले सकते हैं। 1 मीन्स फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, 3 मीन्स राइट ऑर्थोग्राफिक एंड 7 मीन्स टॉप ऑर्थोग्राफिक। अब आप आ जाइए 1 पर दोबारा, तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक यानी कि ये एग्जैक्टली फ्रंट व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू 2D व्यू मौजूद है आपका। अगर मैं 1 के बजाय अब कंट्रोल 1 कर दूं तो वो उसका रिवर्स कर देगा, यानी कि अभी आपको वो फ्रंट व्यू दिखा रहा था, अब आपको दिखा रहा है बैक ऑर्थोग्राफिक। इसी तरह से अगर मैं 1 दोबारा प्रेस कर दूं, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आप आ गए। अगर 3 प्रेस करूं तो राइट ऑर्थोग्राफिक में इसका जो रिवर्स है वो लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक होना चाहिए। तो कंट्रोल 3 प्रेस कर दें, लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक आ गया। मैं दोबारा 3 प्रेस कर देता हूं, राइट ऑर्थोग्राफिक में आ गए हैं आप। अब मैं 7 प्रेस करता हूं तो टॉप ऑर्थोग्राफिक में आ गए। कंट्रोल 7 प्रेस करूंगा तो बॉटम ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप आ जाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है, वरना आप ऑल्ट कंट्रोल क्यू तो कर ही सकते हैं और यहां पर आकर आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। गाइस, अभी आप ऑब्जेक्ट को, जो कि आप जैसे ही ब्लेंडर को लॉन्च करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्यूब की सूरत में मौजूद होगा। प्लीज 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 इसकी नेविगेशन करें। जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ उसको देखने की कोशिश कीजिए और इसको हैंडल करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको फॉर ब्लेंडर टू बी यूजर फ्रेंडली इसकी नेविगेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके सीन विंडो की नेविगेशन करें और इसके ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट और स्केल करके देखें, एक्सिस के साथ लॉक करके देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम आगे की तरफ जाएंगे और अब हम इसके एडिटर्स की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं कि इसमें टाइम लगेगा। ये मैंने आप लोगों के बेहद इसरार के ऊपर ब्लेंडर को शुरू किया है, तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट जरूर दीजिएगा कि मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा सकूं और इसके ऊपर आप काम कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं माया यूजर से और मैं रिक्वेस्ट करता हूं ब्लेंडर यूजर से कि वो माया और ब्लेंडर दोनों के कोर्सेज को देखें। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के ऊपर और मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को साथ लेकर चलें। टाइम की परवाह मत कीजिए। आपकी अप्रोच ऐसी बन जाएगी कि आपको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप माया के ऊपर काम कर रहे हैं तो ब्लेंडर पर क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्लेंडर पर काम कर रहे हैं तो माया पर क्यों नहीं कर रहे। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को समझें? अगर आपकी अप्रोच बन रही है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो कि मैं दे रहा हूं आपको और मैं देता रहूंगा, इसकी फिक्र मत कीजिए, तो आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को देखिए। अब इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा वो माया का है। मैं कर ये रहा हूं कि शायद ऑल्टरनेट वेज में मैं जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं माया और ब्लेंडर, इन दोनों को छोड़ना मुझे किसी को भी नहीं है और मैं लेके दोनों को साथ चलना चाहता हूं। मेरे साथ रहें और एंजॉय करें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उस वक्त तक के लिए कि जब तक के नेक्स्ट ट्यूटोरियल माया का अब मॉडलिंग के ऊपर आने वाला है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मॉडलिंग है। आपको पावर पता चलेगी जो माया के पॉलीगोनल मॉडलिंग की पावर है। अभी तक तो आपने हार्ड सरफेस मॉडलिंग देखी है, अभी आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। और माया के इस ट्यूटोरियल के फौरन बाद मैं ब्लेंडर के ऊपर आऊंगा। उस वक्त तक आप एक्वेंटेड हो चुके होंगे ट्यूटोरियल से ब्लेंडर के, तो उस वक्त तक एंजॉय करें और टाइम की अभी बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। तो गाइस, ये थी
नेविगेशन और थोड़ी बहुत यूज़र इंटरफेस इंफॉर्मेशन ब्लेंडर की हम अगले ट्यूटोरियल में इसको मज़ीद कवर करते हुए डायरेक्ट मॉडलिंग की तरफ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।